दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा बाल अपराध का उपचार की। बाल अपराध का उपचार करने के लिए दो प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला मनोवैज्ञानिक विधियों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम मनोविश्लेषण विधि की बात करेंगे। इस विधि में मनोविश्लेषक द्वारा, जो मनोविश्लेषक होते हैं, उनके द्वारा अपराधी बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके, याद रखना है जो अन्वेषक होते हैं वो अचेतन मन का अध्ययन करते हैं और दमित संवेगों को, यानी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, संवेग है, उन संवेगों को और इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बाद तदुपरांत यानी इसके बाद वह इनका विश्लेषण करके बालक द्वारा अपराध किए जाने के कारणों को, जो अपराध करते हैं बालक, उनके कारणों को जानने का प्रयास करता है कि क्या कारण है। इस प्रकार की सफलता बालक के सहयोग पर निर्भर करती है, जो बालक सहयोग करते हैं उस पर निर्भर करती है। अतः उनका सहयोग न मिलने पर मनोविश्लेषक को सफलता नहीं मिल पाती, जो मनोविश्लेषक है उनको सफलता नहीं मिल पाती है। मनोअभिनय में इस विधि में बाल अपराधी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी प्रकार का अभिनय करने का अवसर दिया जाता है कि जो अपराधी है वो कोई भी प्रकार का अभिनय करे, ये हम अवसर देते हैं। अभिनय करते समय वह अपने विभिन्न संवेगों, विचारों, मानसिक संघर्ष को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता है और इसके कारण कुछ समय के बाद वह मानसिक शांति का अनुभव करता है और उसका व्यवहार संतुलित हो जाता है। खेल द्वारा चिकित्सा की जाती है इनकी। कैसे कि जो खेल है, खेल द्वारा चिकित्सा में बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के अनुसार, उसकी जो रचनात्मक प्रवृत्ति है उसके अनुसार कोई भी वस्तु बनाने का अवसर दिया जाता है जिसमें वो रुचि रखता है। इससे बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति संतुष्ट हो जाती है और उसके मन का विकार दूर हो जाता है। वैधानिक विधियां भी होती है, जैसे कारावास की बात करते हैं हम। पहला कि बाल अपराध का परंपरागत उपचार है। इनका जो परंपरागत उपचार है कि कारावास में उन्हें पहुंचा दिया जाए, लेकिन इससे केवल एक लाभ होता है। क्या? यह है कि कारावास में रह रहे बालकों की जैसे बंदी की आयु में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है और जिसके कारण कारावास से वे मुक्त होने के पश्चात उनकी अपराधी प्रवृत्ति निर्बल हो जाती है, वो बाद में अपराध नहीं करता सकते। दूसरा, किशोर न्यायालय भी होता है इनके लिए कि जब कोई बालक या किशोर अपराध करता है तो उसे साधारण न्यायालय में न ले जाकर उसे किशोर न्यायालय में ले जाते हैं और न्यायालय का वातावरण सहानुभूतिपूर्ण वहाँ का होता है। न्यायाधीश इस बात पर विचार करता है कि बालक का सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। न्यायालय ये बोलता है, वह दो प्रकार की आज्ञाएं देता है अपराधी को, या तो सुधार अधिकारी के पास या सुधार गृह भेज दिया जाए कि जो सुधार अधिकारी है वहाँ पहुँचा दिया जाए जिससे वो सुधर जाए, या सुधार गृह जो है वहाँ पे पहुँचा दिया जाए, ये वो वहाँ पे बता देता है। अच्छा, बात करेंगे प्रशिक्षण की। तो यह वह युक्ति है जिसमें बाल अपराधी को न्यायालय से दंड मिलने पर जेल में न भेजकर कुछ शर्तों का समाज में रहने की आज्ञा मिल जाती है। कुछ शर्तों के अनुसार आप समाज में रहोगे, ये आज्ञा दे दी जाती है। इस प्रकार बालक को अपना सुधार करने का अवसर भी दे दिया जाता है। प्रोबेशनल काल में उसे सुधार अधिकारी के निरीक्षण में रहना पड़ता है। कुछ समय के लिए सुधार अधिकारी के पास दे देते हैं उसे। प्रशिक्षण के समय वह निरीक्षण करते रहना पड़ता है उस अधिकारी को। वह अधिकारी मित्र और संरक्षक के रूप में बालक में सुधार करने का प्रयास करता है और यदि प्रोबेशनल काल में बालक में सुधार हो जाता है तो उसे जेल नहीं जाना पड़ता क्योंकि वो सुधर गया है। किशोर बंदी गृह भी होते हैं, इन पर चर्चा करते हैं कि ये बंदी गृह जो होते हैं तो वास्तव में सुधार संस्थाएं, ये कोई बंदी गृह यानी जेल खाना नहीं है, सुधार संस्थाएं हैं। इनमें बंदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की स्वतंत्रता होती, वहाँ जाके मिल सकते हैं। ये बंदी गृह में सामान्य और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, सामान्य शिक्षा ही प्राप्त कर सकते हैं और औद्योगिक शिक्षा भी। इनको समाप्त करने के बाद वे नगर के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं, ये इन्हें छूट होती है।
किशोर सुधार गृह की बात करेंगे कि एक प्रकार के औद्योगिक विद्यालय होते हैं जहां बाल अपराधियों में सुधार करने का काम किया जाता है और सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, जिससे वो रोजी रोटी भी पा लेते हैं बाद में। बोस्टन संस्थाएं 6वां नंबर में है कि ये संस्थाएं बंदीगृह और मान्यता प्राप्त स्कूलों के बीच की संस्थाएं होती, ना ही बंदीगृह होता है ना ही मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं, उनके बीच की होती है। इनमें साधारणतः 15 से 20 वर्ष तक की आयु के अपराधी रखे जाते हैं और ये संस्थाएं दो मुख्य कार्य करती है, बाल अपराधियों को सुधारती है और उनको इस प्रकार की औद्योगिक या व्यावसायिक शिक्षा देती है कि वे जीवन में धनोपार्जन में सफल हो सके, ऐसी शिक्षा देती है। भारत में यह संस्थाएं अग्रलिखित संस्थाओं में हैं, जैसे मद्रास में, पालकोट में, बंगाल में, बहरामपुर में और बम्बई में, धारवाड़, मैसूर और मध्य प्रदेश में एक एक बोस्टन संस्था है, सिर्फ एक एक। अब देखते हैं हम बाल अपराधी बालकों के चरित्र सुधार में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, अर्थात शिक्षक कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। तो अपराधी बालकों की आदतों और चरित्र में सुधार के लिए शिक्षक जो है पहले उत्तम वातावरण पे बात करते हैं कि विद्यालय को बालकों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और संवेगात्मक विकास करने के लिए उत्तम वातावरण का निर्माण करना चाहिए शिक्षक को। दूसरा, बालकों की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि विद्यालय को बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करने के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, पर यह स्वतंत्रता नियंत्रित और निश्चित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए कि एक निश्चित सीमा में ही हम उन्हें छूट दें, बालकों को उन योग्यताओं और क्षमताओं के लिए हम उनका विकास करें और छूट प्रदान करें, स्वतंत्रता प्रदान करें। तरुण गोष्ठियों की स्थापना, तो विद्यालय में जो तरुण गोष्ठियों की स्थापना की जानी चाहिए। वैलेंटाइन के अनुसार ये गोष्ठियां बालकों की अपनी रुचियों और क्षमताओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। चौथा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, की विद्यालय को बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करके उनके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए कि कौन सा बालक किस प्रकार है, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए। ऐसा करके वह बालकों की विभिन्न योग्यता का विकास करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे पुस्तकालय की भी बात करते हैं हम यहाँ की। विद्यालय में सभी प्रकार की उपयोगी जो पुस्तकें हैं उनको सुसज्जित अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए, साथ ही उसे बालकों को पुस्तकालय का सदुपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। उपचारात्मक व व्यावसायिक कक्षाएं में बात करेंगे कि विद्यालय द्वारा बाल अपराध का निवारण करने के लिए एक नई विधि के प्रयोग का सुझाव देते हुए मेडिमस और जॉनसन ने लिखा है कि उपचारात्मक शिक्षा की कक्षाएं और कुछ व्यावसायिक कक्षाएं लाभप्रद सिद्ध हो सकती है, ऐसी कक्षाओं से फायदा मिल सकता है। 7वां देखते हैं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की बालकों में सामाजिक संबंधों का विकास करने के लिए जो बालक हैं उनमें विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया की कहा गया है कि सहगामी जो क्रिया है वो उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए इसकी, तब तो बच्चे उसमें सीखेंगे। 8वां, अनुत्तीर्ण होने की समस्या का जो समाधान करना, कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण कुछ छात्र बाल अपराधी बन जाते हैं। अतः एलिस का सुझाव है कि यदि हम असफलता की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमें छात्रों का वर्गीकरण करना चाहिए और पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में इस प्रकार सुधार करना चाहिए कि छात्र को कुछ भी करें उसमें सफल हो, ऐसा काम करना चाहिए, ये शिक्षक का काम है। वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, कि जो बाल अपराध का मुख्य कारण अवांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण का विकास है। क्या होता है, सामाजिक दृष्टिकोण हो लेकिन अवांछनीय हो जाए तो बाल अपराधी हो जाता है। विद्यालय सामाजिक दृष्टिकोणों के प्रति अधिक ध्यान देकर और विद्यालय के बाहर उपयुक्त क्रियाओं का आयोजन करके इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, की विद्यालय में नियुक्त होने या किए जाने वाले शिक्षकों में निम्नांकित विशेषता होनी चाहिए। कौन सी, कि उनको बाल मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि उनको बालकों की रुचि क्या है, इच्छा क्या है, अभिवृत्ति को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए शिक्षक को। दूसरा, बालकों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए।
उनको बालकों का मित्र, सहायक और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उनको नवीन जो शिक्षण विधि है, शिक्षण के उपकरण है, उनका प्रयोग करने में कुशलता होनी चाहिए और उनको बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये सब बातें आनी चाहिए शिक्षक को, इनका नॉलेज होना चाहिए। ऐसे शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।